Hello everybody. Today I am going to start next chapter of ecology, that is biodiversity and conservation. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इकोलॉजी का इकोसिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा था। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अप्रॉक्सीमेटली 70-80 मिनट्स में मैंने सारे चैप्टर को कवर किया था। आप बहुत आराम से वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, ठीक है, उसका कंजर्वेशन कैसे करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लॉस क्या हैं, उसे कंजर्व करने की ज़रूरत क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, ठीक है ना, दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय एक साइंटिस्ट थे, सोशियोबायोलॉजिस्ट, जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। ओके, तो एडवर्ड विल्सन एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे। एडवर्ड विल्सन, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया था। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या है? दैट इज द डाइवर्सिटी प्रेजेंट एट all the levels of biological organization सब कुछ आपके NCERT की डिफिनेशन है। बायोडाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी प्रेजेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग पहले जब इकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने कहा था कि वहाँ पे मॉलिक्यूल से लेके बायोम्स तक, ठीक है, मॉलिक्यूल से लेके बायोम्स तक जितने भी कंपोनेंट आते हैं सब कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट हैं। और हमें हर एक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हमें मॉलिक्यूल के लेवल पे भी और डाइवर्सिटी देखने मिलती है, सेल के लेवल पे, स्पीसीज़ के लेवल पे, ठीक है ना, पॉपुलेशन के लेवल पे, इकोसिस्टम के लेवल पे, और अल्टीमेटली हमें बायोम्स के लेवल पे भी डाइवर्सिटी देखने मिलती है। तो चलिए एक बार हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सारे कंपोनेंट को फिर से देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट? तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? सेल्स बनाते हैं। सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं आपका एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशंस। पॉपुलेशंस मिलके आपका बनाएगा कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ मिलके बनाएंगे आपके इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? बायोम्स। क्या कहते हैं? बायोम्स। और अल्टीमेटली हमने आपको बताया था कि अर्थ पे जितने भी बायोम्स हैं उनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? इकोस्फीयर या बायोस्फीयर, दैट इज़ द ग्लोबल इकोसिस्टम। तो बायोम्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, और इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो हमें देखिए हर एक लेवल पे हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मॉलिक्यूल हो या फिर वो टिश्यू हो या फिर वो पॉपुलेशन हो, ऑर्गेनिज्म हो, हर एक लेवल पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस डाइवर्सिटी को समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें 3 तरीके की डाइवर्सिटी को हम लोग समझेंगे। पहला, डाइवर्सिटी को हम लोग 3 तरीके से समझेंगे। पहला देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा हमारा हो जाएगा स्पीसीज डाइवर्सिटी। और थर्ड हम लोग समझेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, किसी एक सिंगल स्पीसीज में, मेरी बात को एकदम अटेंटिव होके सुनना है, कोई एक सिंगल स्पीसीज है, ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज वो भी जो क्या करता है, डाइवर्सिटी शो कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्पीसीज है वो इंडिया में पाया जा रहा है, सेम स्पीसीज अफ्रीका में है, तो उन दोनों के जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इन अ सिंगल स्पीसीज एट द लेवल ऑफ जीन, हमें ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अलग अलग जगहों पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, स्किन कलर की अगर हम बात कर लें, स्किन कलर की बात कर लें तो स्किन कलर जो है, जो बहुत ठंडे, स्किन कलर किसकी वजह से डिसाइड होता है, मेलानिन पिगमेंट, है ना। तो मेलानिन पिगमेंट का जो जीन है उसमें हमें अलग अलग जगहों पे सेम स्पीसीज, जैसे होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस में जो अगर वो अफ्रीका में रह रहा है तो मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, अगर वही अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसी ठंडी जगहों पे रह रहा है तो वहाँ पे मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस काफ़ी कम होती है, तो वो गोरे दिखते हैं, अफ्रीका वाले लोग काले दिखते हैं, ठीक है ना। तो जो हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो एक स्पीसीज के द्वारा शो होती है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, राउल्फिया सर्पेंटाइना या फिर राउल्फिया, एग्जाम्पल है आपका ये वोमिटोरिया। अब ये राउल्फिया वोमिटोरिया क्या करता है, एक केमिकल सिंथेसाइज करता है, उस केमिकल का नाम है रिजरपाइन। रिजरपाइन एक एल्कलाइड है, ठीक है, बात को समझिएगा। ये आपका उसकी तरह काम करता है, बारबिट्यूरेट्स की तरह काम करता है, या हम कह सकते हैं ये जो आपका स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग की तरह काम करता है। मान लीजिए एक केमिकल है राउल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है, ये एक ट्रैंक्युलाइजर है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जो राउल्फिया वोमिटोरिया है इसकी जो केमिकल का जो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन है वो अलग अलग जगहों पे इसका कंसंट्रेशन है वो काफ़ी अलग अलग होता है, इसकी पोटेंसी और इसका कंसंट्रेशन। इन इंडिया अलोन हम बात करें 50,000 स्पीसीज या स्ट्रेन्स ऑफ राइस के अकेले 50,000 स्ट्रेन्स होते हैं इंडिया में। जेनेटिक इसका कंपोजिशन या हम कह सकते हैं इसका जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है। और 1,000 स्पीसीज ऑफ मैंगो होते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कहीं पे लंगड़ा आम मिलता है, कहीं पे तोतापरी आम मिलता है, ठीक है। तो ढेर सारे ऐसे मैंगो की जो स्ट्रेन्स हैं वो अलग अलग जगहों पे, जबकि मैंगो की स्पीसीज सेम है, बस उनका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। तो ये है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब हम लोग आते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल, और ये इसको हम जीन लेवल की बात करते हैं, जीन लेवल, डाइवर्सिटी एज स्पीसीज लेवल। स्पीसीज लेवल पे भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो एम्फीबियन की कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं, आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल मैं ले रही हूँ, वेस्टर्न घाट्स पे, वेस्टर्न घाट्स हैव मोर एम्फीबियन स्पीसीज, मोर एम्फीबियंस, ठीक है, देन ईस्टर्न घाट। तो कहने का मतलब अलग अलग जगहों पे स्पीसीज में भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये सारे एग्जाम्पल आपको कंसीडर करना है जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब अगर हम इकोलॉजिकल लेवल पे डाइवर्सिटी को देखें तो ये डाइवर्सिटी कहाँ होगी, डाइवर्सिटी एट इकोलॉजिकल लेवल, इकोलॉजिकल लेवल। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर हम देखें इंडिया और कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, ठीक है, वहाँ पे अगर इनकी डाइवर्सिटी को हम कंपेयर करें तो इंडिया में डाइवर्सिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कंपेयर टू द नॉर्वे।
बात को समझने की कोशिश करिएगा। इकोलॉजिकल लेवल पे अगर हम ब्रॉड टर्म में अगर डाइवर्सिटी देखते हैं तो इंडिया में हमें डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया में ढेर सारे इकोसिस्टम्स का ग्रुप है, लाइक डेजर्ट भी है, रेनफॉल भी है, ठीक है, फॉरेस्ट हैं ढेर सारे, ओके, अल्पाइन फॉरेस्ट्स हैं। इसके अलावा इंडिया में जो है मीडोज़ हैं, लगून्स हैं, एस्चुरीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में हैं। इसके अगर हम इसके कंपैरिजन में अगर हम नॉर्वे में देखें तो नॉर्वे में डेजर्ट्स वगैरह नहीं होते हैं, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी कम होती है। तो इंडिया और नॉर्वे में अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्वे। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। डाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल पे क्या है और स्पीसीज़ लेवल पे क्या है। हालांकि ये सारी चीज़ों को हम लोग और डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन एट द टाइम जो आपके NCERT में दिया हुआ है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन सारे डेटा को आपको जो है पढ़ लेना है। पहली चीज़ आप ये जानना कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को ढेर सारे डेटा पढ़ने हैं। हमें वहाँ पे अलग अलग स्पीसीज़ कितनी है, कहाँ पे कौन सी स्पीसीज़ है, ये सारी डेटा आपको NCERT में दिया है और उसको मेमोराइज़ करना है आपको। तो चलिए अगली टॉपिक में हम लोग देखते हैं हाउ मेनी स्पीसीज़ ऑन अर्थ एंड इन इंडिया। अर्थ पे कितनी स्पीसीज़ हैं और इंडिया में कितनी स्पीसीज़ है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखिए, हाउ मेनी स्पीसीज ऑन अर्थ, अगला टॉपिक है हमारा, हाउ मेनी स्पीसीज ऑन अर्थ एंड इन इंडिया। तो चलिए देखिए, हम इसको बहुत ही हम क्या कर सकते हैं कि एक एस्टिमेशन इसका दे सकते हैं कि अर्थ पे कितनी स्पीसीज है, ठीक है। अभी भी इतने ढेर सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनको डिस्कवर नहीं किया गया है। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मे ने एक अपना ग्लोबल स्पीसीज क्या कहते हैं, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में इन्होंने बताया कि देयर आर 7 मिलियन स्पीसीज ऑन अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट मे एस्टिमेशन कहता है कि देयर आर 7 मिलियन स्पीसीज ऑन अर्थ और अप्रॉक्सीमेटली अभी कई मिलियंस जो हैं डिस्कवर नहीं किए गए हैं, जिनमें से 7 मिलियन से 70% क्या है, एनिमल्स हैं, ठीक है। 70% एनिमल। डेटा आपको कंसीडर करना है, प्लीज़ एकदम अटेंटिव होके देखिए और लिखते रहिए। डेटा आपको कंसीडर करना है। 70% एनिमल्स हैं, लेस देन 22% के आसपास प्लांट्स हैं, ठीक है। अब इस 70% एनिमल में से 70% एनिमल्स में से जो 70% है वो है इंसेक्ट। मतलब एनिमल्स जो हैं उनमें से 70% इंसेक्ट है। कहने का मतलब 10 एनिमल्स से 7 जो हैं क्या है, दैट इज इंसेक्ट। ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो फंजाई के नंबर हैं, ये डेटा जो मैं लिखने जा रही हूँ दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो फंजाई के नंबर हैं दैट इज़ मोर देन कलेक्टिव नंबर ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड मैमल्स। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फार्म से आप याद रखेंगे जो फंजाई के नंबर हैं वो फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल के नंबर से ज़्यादा हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ चुकी है आपको। अब आप देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आपको कंसीडर करना है। तो रॉबर्ट मे के एस्टिमेशन के हिसाब से 7 मिलियन स्पीसीज हैं, जिनमें से 70% एनिमल हैं और 22% के आसपास क्या हैं, प्लांट्स हैं, ओके। और एनिमल्स में से 7 जो हम कह सकते हैं 70% क्या हैं, इंसेक्ट हैं। और जो फंजाई के नंबर हैं वो फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल के नंबर से ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है।
इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो लैंड एरिया है, ठीक है, वो 2.4%। इसका अगर हम लैंड एरिया की बात करें, इंडिया के लैंड एरिया की बात करें तो दैट इज 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया का 2.4% है इंडिया का लैंड एरिया, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, इंडिया की जो ग्लोबल स्पीसीज, जो इंडिया की जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, वो यहाँ की जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है दैट इज 8.1% ऑफ टोटल ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है, जो मतलब कहने का मतलब ये है कि रॉबर्ट मे ने बताया कि 7 मिलियन स्पीसीज हैं। 7 मिलियन स्पीसीज में से इंडिया का कंट्रीब्यूशन, स्पीसीज कंट्रीब्यूशन कितना है, दैट इज 8.1%। एंड इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज जितनी भी हैं उनमें से इंडिया क्या है, एक है, ठीक है। तो दैट इज इट इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में आपको 12 ऐसी कंट्रीज मिलेंगी जहां पे डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, उसमें से इंडिया एक है। तो ये 3 डेटा आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। इसका लैंड एरिया कितना है, 2.4%, स्पीसीज डाइवर्सिटी इसका 8.1% है, और ये 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से एक है। अब हम यहाँ पे इसके जो हैं स्पीसीज के बारे में देख लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 45,000 प्लांट स्पीसीज हैं, प्लांट स्पीसीज, और इसका ट्वाइस, अप्रॉक्सीमेटली इसका ट्वाइस जो है वो एनिमल स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज हैं। ध्यान से समझना है इसको। इंडिया में 45,000 के आसपास जो है वो प्लांट स्पीसीज है, और इसका लगभग 2 गुना अप्रॉक्सीमेटली 90,000 के आसपास एनिमल स्पीसीज हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड 3 lakhs एनिमल स्पीसीज yet to be discovered। अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख प्लांट और 3 लाख एनिमल्स की स्पीसीज को डिस्कवर करना बाकी है। तो ये सारे डेटा आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको आपको याद रखना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, जिसको आपको ध्यान से समझना है, और कोई ऐसी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। आप अपनी पेन अपने पास रखिए, कॉपी अपने पास रखिए, और आप उसको लिखते रहिए। 2-4 बार थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखना। तो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन के आसपास है, रॉबर्ट मे ने ये एस्टिमेशन दिया था। इसके अलावा इंडिया की क्या है वो सारे हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न क्या क्या है। तो नेक्स्ट इज द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न में सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, दैट इज द लैटिट्यूडनल पैटर्न, लैटिट्यूडनल पैटर्न। लैटिट्यूडनल पैटर्न को हम लोग ग्लोब पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक ग्लोब बनाने जा रहे हैं। इसको हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था इस ग्लोब के बारे में। और ग्लोब में जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं या पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके बारे में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में टेम्परेचर का जो टॉपिक है उसको पढ़ रहे थे, ए बायोटिक फैक्टर में। तो चलिए देखिए हमारा ग्लोब है और यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, दिस इज़ द इक्वेटर। इक्वेटर यहाँ हो गया, ठीक है, दिस इज़ इक्वेटर। इक्वेटर के बाद ये क्या है, दैट इज़ पोल्स। आपका ये नॉर्थ पोल हो गया और इधर आपका क्या हो गया, ये साउथ पोल हो गया,
ठीक है, ये साउथ पोल हो गया। हमने आपको बताया था कि इक्वेटर पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है और उसके रिस्पेक्ट में बायोडाइवर्सिटी भी घटती जाती है। मतलब पोलर एरिया काफ़ी ठंडे एरिया होते हैं, ठीक है। जैसे पोलर बियर वगैरह हो गए, वो कहाँ पाए जाते हैं? पोलर एरियाज में पाए जाते हैं। और हमने आपको बताया था यहाँ पे एलेंस रूल काम करता है। एलेंस रूल क्या कहता है कि जो भी ठंडे एरिया के जो एनिमल्स होते हैं उनके एक्सट्रीमिटीज़ काफ़ी छोटे होते हैं टू मिनिमाइज द हीट लॉस। ये चीज़ हमने बताया था एलेंस रूल में, एडाप्टेशन में आपको डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये पोल हो गया। अब आप देखिए इसके लैटिट्यूड, जैसे जैसे आप लैटिट्यूड ग्रेडियंट को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो मैं एक चीज़ बताने जा रही हूँ, ये इक्वेटर हो गया, और इक्वेटर से जब आप ऊपर, इसके इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है? ट्रॉपिकल एरिया होता है। तो नीचे अगर हम आते हैं, चलिए इसको मैं दूसरे कलर से बना दूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये हो गया हमारा इक्वेटर से नीचे ट्रॉपिकल। फिर अब आते हैं आप सब ट्रॉपिकल, ठीक है। इसके अलावा फिर आते हैं आप, ये हो गया टेम्परेट। तो मैंने ये भी बताया था कि जब आप ट्रॉपिकल से टेम्परेट की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर घटता है, तो बायोडाइवर्सिटी भी घटेगी। जब आप ट्रॉपिकल से टेम्परेट की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी घटेगी। इधर भी आपका हो गया ये नॉर्थ टेम्परेट रीजन हो गया, ये ट्रॉपिकल है, ये टेम्परेट हो गया, ये सब ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा जो है इक्वेटर है। ये जो ग्रीन कलर से है, सॉरी ब्लू कलर से है, वो क्या है? इक्वेटर है। और जो मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ उसको आप ध्यान दीजिएगा। और टेम्परेट के बाद जब आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आर्कटिक रीजन आ जाता है। नॉर्थ पोल की तरफ आर्कटिक रीजन होता है और साउथ पोल की तरफ क्या होता है? एंटार्कटिक रीजन होता है। तो एंटार्कटिक रीजन जो है वो साउथ पोल की तरफ होता है। तो जैसे जैसे आप लेटीट्यूड, यहाँ पे आप, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड हो गया, ये 20 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, ये 60, इस तरीके से 60, 80, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ पे, सॉरी ये ट्रॉपिकल है, और ये भी क्या है? दैट इज द ट्रॉपिकल। ये वाला सब ट्रॉपिकल। फिर ये क्या है? टेम्परेट है। फिर ये है आर्कटिक। ये जो बीच का मैं बना दे रही हूँ, चलिए जो बीच का है, ये बीच का है इक्वेटर। इक्वेटर से इधर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, इधर भी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। अब इसको आप समझेंगे इस तरीके से, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री लैटिट्यूड है, इधर भी क्या है? 90 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, अब आप एक चीज़ समझना कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हो बायोडाइवर्सिटी घटती है, चाहे आप इस पोल की तरफ जाओ चाहे आप इस पोल की तरफ, क्योंकि टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कंट्रोल्स द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो टेम्परेचर घट रहा है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी घटती है। तो कभी भी आप अगर एक एस्टिमेट लोगे कि जो ट्रॉपिकल रीजन के एनिमल्स, कोई भी एक ऐसी ट्रॉपिकल लेवल के आसपास के एरिया में अगर आप स्पीसीज डाइवर्सिटी देखोगे तो वो टेम्परेट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल जैसे आपके एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लाइक ट्रॉपिकल लैटिट्यूडनल रेंज फ्रॉम, ठीक है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूडनल फ्रॉम 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। ये देखिए यहाँ पे ट्रॉपिकल 23 डिग्री नॉर्थ के आसपास का ले लीजिए और 23.5 डिग्री साउथ के आसपास का एरिया ले लीजिए। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको ज़्यादा देखने मिलेगी एज़ कम्पेयर टू, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन, ठीक है। मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन है 23.5 नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ में आपको बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट एंड पोलर एरिया। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रीजन है वो इक्वेटर के
आसपास देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू टेम्परेट एंड पोलर एरियाज। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया है, कुछ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। जो कोलंबिया है, कोलंबिया, मैं अगला एग्जाम्पल आपको बता दे रही हूँ। कोलंबिया नाम आपने सुना ही है। कोलंबिया जो है वहाँ पे वो कहाँ है, नियर इक्वेटर है, नियर इक्वेटर, ये इक्वेटर के पास है। वहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलती हैं। वहाँ पे 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलती हैं, जबकि जो न्यूयॉर्क है, ठीक है ना, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क आप देखेंगे 41 डिग्री नॉर्थ के आसपास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको बर्ड्स की स्पीसीज देखने मिलती हैं 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड देखने को मिलती हैं, जबकि ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ के आसपास है और यहाँ पे आपको 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलती हैं। कोई कंफ्यूजन हुआ आपको? क्योंकि देखिए जो कोलंबिया है वो इक्वेटर के आसपास है, तो यहाँ पे आपको 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। न्यूयॉर्क में 41, अब 41 डिग्री नॉर्थ की तरफ चले जाइए, 41 डिग्री नॉर्थ के आसपास यहाँ पे आएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट के आसपास आ जाएगा। और फिर जब आप 71 डिग्री नॉर्थ जाएंगे, ये भी आपका टेम्परेट के आसपास आएगा या पोलर एरिया के आसपास आएगा, तो वहाँ पे काफ़ी कम स्पीसीज हैं बर्ड्स की। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो लैंड एरिया ट्रॉपिकल रीजन के आसपास होती है, इंडिया की जो लैंड एरिया ट्रॉपिकल रीजन के आसपास है, इंडिया की जो लैंड एरिया ट्रॉपिकल रीजन के आसपास है, ठीक है, वहाँ पे आपको मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखने मिलती हैं। तो दीज डेटाज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। तो कोलंबिया जो इक्वेटर के पास है सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब बस इतना ही है कि ट्रॉपिकल से टेम्परेट या पोलर एरिया की तरफ आप बढ़ते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको कम देखने को मिलती है, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इक्वेटर एक फॉरेस्ट, ठीक है, जैसे देखिए ट्रॉपिकल रीजन में दिया हुआ है एक फॉरेस्ट है इक्वेडर फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। यहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी 10 टाइम्स ज़्यादा होती है, 10 टाइम्स मोर होती है अगर, ठीक है, 10 टाइम्स मोर है देन द मिडवेस्ट ऑफ यूएसए, मिडवेस्ट फॉरेस्ट ऑफ यूएसए इन टेम्परेट रीजन, इन टेम्परेट। और इसका जो लैंड एरिया है अगर आप सेम ले लें, लैंड एरिया अगर आप सेम ले लें, तो कहने का मतलब ये है कि जो इक्वेडर फॉरेस्ट है, इक्वेडर फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने मिलती है एज़ कंपेयर टू मिडवेस्ट फॉरेस्ट ऑफ यूएसए, क्योंकि जो इक्वेडर फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है और जो मिडवेस्ट फॉरेस्ट ऑफ यूएसए है वो टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। जबकि दोनों, अगर आपको बायोडाइवर्सिटी कंपेयर करना है तो दोनों की लैंड एरिया, अगर सेम लैंड एरिया में आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होगा, दैट इज़ इन इक्वेडर फॉरेस्ट। सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे डाइवर्सिटी घटेगी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, डाइवर्सिटी बढ़ेगी, और इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, डाइवर्सिटी घटेगी। तो ये सारे डेटा आपको याद हो जाने चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, आपको पता है जो अमेज़न फॉरेस्ट है, अमेज़ोनियन फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपको लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है।
लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं लंग्स ऑफ प्लैनेट, लंग ऑफ प्लैनेट। यहाँ पे हमें लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और अमेजोनियन फॉरेस्ट है कहाँ, ये है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका का जो अमेज़न फॉरेस्ट है वहाँ पे हमें लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगेन आपको कुछ डेटा दिए हुए हैं, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे जो डेटा है, देखिए मुझे याद नहीं है, प्लीज़ आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो ये डेटा है यहाँ पे 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस, ठीक है ना, फिशेस। और इसके अलावा है 1300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ठीक है। ये सारे डेटा आपको याद करने पड़ेंगे। 427 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस, 427 स्पीसीज ऑफ मैमल्स एंड approximately 1,25,000 species of invertebrates। ये अकेला अमेज़न फॉरेस्ट में दिया है। और अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन स्पीसीज yet to be discovered। अब प्लीज़ ये डेटा नोट कर लीजिए सारा। अभी अमेज़न फॉरेस्ट में अकेला जो है 40,000 स्पीसीज प्लांट्स के, 3,000 स्पीसीज फिशेस के, 1300 स्पीसीज बर्ड्स, 427 स्पीसीज एम्फीबियंस के भी हैं और मैमल्स के भी हैं, और 1,25,000 स्पीसीज आपके इन्वर्टिब्रेट्स के हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 2 मिलियन स्पीसीज अभी डिस्कवर करने को हैं, अभी इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका कि ऐसा क्यों है कि ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेट रीजन से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। तो इकोलॉजिस्ट या जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये डिस्कवर करने की कोशिश की कि हमें पता है कि ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा क्यों है कि ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ इसके जो है इसके रीजंस देखते हैं कि ट्रॉपिकल में डाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों है। तो चलिए मैं अगला जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ कि क्यों ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी टेम्परेट से ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट है ट्रॉपिकल्स, वाई ट्रॉपिकल्स रीजन्स हैव more diversity than temperate। तो इसके मैं 3 रीज़न जो एनसीईआरटी में गिवन है उसको मैं 1 बाय 1 करके बताने जा रही हूँ और आपको ध्यान से सुनना है। देखिए जो टेम्परेट रीजन है वो सालों तक ग्लेशिएशंस वहाँ होता रहा है। ग्लेशिएशंस का मतलब ग्लेशियर्स जो हैं वहाँ पे बनते रहे, ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन होता रहा। तो वो सालों तक वो रीज़न क्या था, ग्लेशिएशंस से कह सकते हैं वहाँ पे ग्लेशिएशंस होता रहा, जिसकी वजह से वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं हो पाई। जबकि जो ट्रॉपिकल रीजन बिल्कुल अनडिस्टर्ब था, ठीक है, बिल्कुल अनडिस्टर्ब था। तो वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी हो पाई, निश स्पेशलाइजेशन हो पाया, ठीक है, स्पीसीज अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाई। तो पहला रीज़न क्या है, ग्लेशिएशंस है। ग्लेशिएशंस इन टेम्परेट रीजन में ग्लेशिएशंस थे, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है। दूसरा रीज़न ये है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, मेरी बात को अच्छे से समझना, ट्रॉपिकल रीजन इज लेस सीजनल, ठीक है। ट्रॉपिकल इज लेस सीजनल का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट इन्वायरमेंट है, कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट है, ठीक है। जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे वो क्या है, लेस सीजनल है, सीजन में काफ़ी चेंज नहीं आता है,
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो कांस्टेंट है, और अगर एटमॉस्फेयर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो स्पीसीज़ है वो काफ़ी अच्छे से अपने आप को फ्लरिश कर पाएंगी, काफ़ी अच्छे से अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगी, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा है। और थर्ड रीज़न है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइट है, सोलर एनर्जी है, वहाँ पे ज़्यादा मिल पाती है। तो मोर सोलर एनर्जी इन ट्रॉपिकल रीजन, तो यहाँ पे जो लाइट अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आपको पता है लाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्पीसीज़। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट यहाँ पे या सोलर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल हो पाती है तो दैट विल लीड टू मोर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, और ऑब्वियसली अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा होंगी। तो देयर आर 3 रीजंस क्यों ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं वहाँ पे डाइवर्सिटी टेम्परेट से ज़्यादा है। तो टेम्परेट रीजन ग्लेशियर से ढके होने की वजह से वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है। ट्रॉपिकल कम सीजनल है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट है यहाँ का, तो जिसकी वजह से जो पॉपुलेशंस हैं या स्पीसीज़ हैं वो अपने आप को अच्छे से एस्टेब्लिश कर पाएंगी, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है। और थर्ड रीज़न कि यहाँ पे जो हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी है ट्रॉपिकल रीजन में, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दीज आर द रीजन्स। अब हम लोग अगला टॉपिक, जो अगला हमारा पॉइंट है, स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कई बार, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप से ये पूछा गया कि स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप को किसने दिया था। तो एक बहुत ही पॉपुलर जो है जर्मन नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, जर्मन नेचुरलिस्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर, और साइंटिस्ट का नाम था वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, वॉन हम्बोल्ट। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी पिछले साल ही एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ही वॉज द जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक बात बताया कि जैसे जैसे आप स्पीसीज जो एरिया को एक्सप्लोर करते जाते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती है। ऑब्वियसली अगर आप क्या करोगे, आप अपने आसपास ही एक छोटी सी एरिया ले लो। ठीक है, आसपास आप अपने एक छोटी सी एरिया ले लोगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको 10 स्पीसीज़ मिले। आप एरिया को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करोगे तो स्पीसीज़ काउंटिंग बढ़ जाएगी। एरिया और एक्सप्लोर करोगे तो स्पीसीज़ जो काउंटिंग है वो बढ़ जाएगी। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि आप एरिया एक्सप्लोर तो करोगे लेकिन स्पीसीज़ रिचनेस उतनी नहीं बढ़ेगी जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि फिर क्या होगा, स्पीसीज़ सब सेम मिलने लग जाएगी। तो स्पीसीज़ रिचनेस का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़। तो इन्होंने क्या देखा कि जो एरिया को एक्सप्लोर करने पे स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है, बढ़ती है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो इन्होंने क्या बताया, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि सपोज करिए कि आपने 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीसीज़ रिचनेस कुछ और थी। मान लीजिए यहाँ पे 10 स्पीसीज़ थी, आपने 2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया तो यहाँ पे 20 स्पीसीज़ मिली आपको। आपने 4 किलोमीटर का जो एरिया ले लिया, यहाँ पे 40 स्पीसीज़ मिली। फिर आपने 8 किलोमीटर का एरिया ले लिया तो यहाँ पे आपको 45 स्पीसीज़ ही मिल रही हैं। फिर आप 16 किलोमीटर का एरिया ले लेते हो तो आपको यहाँ पे 50 स्पीसीज़ मिल रही हैं। लेकिन अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जैसे जैसे आप एरिया को स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करते जाते हो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाती है, लेकिन एट द एंड जब आप एरिया एक्सप्लोर करोगे तो स्पीसीज रिचनेस उतना नहीं बढ़ेगी और एक टाइम आएगा कि कांस्टेंट हो जाएगी। जिसका मतलब ये है कि जब आप एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो तो रिग्रेशन कोफिशिएंट बढ़ रहा है। रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब स्पीसीज रिचनेस में कमी।
स्पीसीज रिचनेस में कमी। जब आप एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो तो रिग्रेशन कोफिशिएंट बढ़ रहा है। रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम Z से डिनोट करते हैं। रिग्रेशन का मतलब होता है घटना, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट बढ़ रहा है मतलब जो स्पीसीज रिचनेस में कमी है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको इन्होंने एक ग्राफ से समझाया। उस ग्राफ को मैं आपको बता दे रही हूँ कि हमने एक्स एक्सिस पे एरिया ले लिया, एक्स एक्सिस पे हमने एरिया ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने स्पीसीज रिचनेस ले ली। वाई एक्सिस पे हमने स्पीसीज रिचनेस ले ली और ये जो ग्राफ है वो आएगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहने का मतलब ये है कि देखिए जब आपने एरिया बढ़ाया, देखिए ये एरिया बढ़ाया, एरिया इतना बढ़ाया आपने, स्पीसीज रिचनेस बढ़ी। ठीक है, उसके बाद आपने एरिया बढ़ाया, देखिए एरिया बढ़ाया, फिर आपने इतना एरिया बढ़ाया, स्पीसीज रिचनेस बढ़ी, इतना एरिया बढ़ाया, स्पीसीज। एक टाइम आया कि आपने एरिया तो बढ़ाया, एरिया इतना बढ़ा दिया आपने, लेकिन स्पीसीज रिचनेस उतनी नहीं बढ़ी और एक टाइम आया कि स्पीसीज रिचनेस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो इसको इन्होंने बताया कि दैट इज़ एक इन्होंने जो स्पीसीज रिचनेस एक इक्वेशन से बताया इसको, दैट इज द CA स्क्वायर, वेयर S इज द स्पीसीज रिचनेस, C इज द कांस्टेंट, C क्या है, कांस्टेंट है, A इज द एरिया। ठीक है, अब देखिए इन्होंने इसको हम आप एक स्ट्रेट लाइन से भी समझेंगे। स्ट्रेट लाइन से क्यों समझना जरूरी है, क्यों हम इसी तरीके से इसको नहीं समझ रहे हैं, इसके बारे में भी बात करूंगी। एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को एक स्ट्रेट लाइन पे लेंगे तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा आपका, दैट इज, ये इक्वेशन आपका हो जाएगा दैट इज द S इक्वल टू, हाँ, जब आप एक स्ट्रेट लाइन में लेंगे तो ये अगर, हाँ चलिए ठीक है, स्ट्रेट लाइन को हम लोग अभी समझेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब आप यहाँ पे इसको एरिया और स्पीसीज रिचनेस पे आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये क्या आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये इक्वेशन, अब अगर हम इसका लॉग, इसको लॉग में कन्वर्ट कर देंगे तो ये ऑब्वियसली आ जाएगा log S इज इक्वल टू लॉग, ये सॉरी AZ है, ये क्या है, AZ है, दिस इज द AZ है। हाँ, हम यहाँ पे Z क्या है, Z इज रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये हमारा, अगर हम इसको लॉग स्केल पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log S इज इक्वल टू log C प्लस log Z A, यही आ जाएगा ना, Z log A, सही है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A। हाँ, मैंने ये आपको कहा था कि ये हमें क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन पे प्लॉट करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अगर आप इसे इस ग्राफ पे प्रेडिक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा टाइम आएगा कि ये ग्राफ क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। जब आप एरिया बढ़ाएंगे भी तो भी स्पीसीज, एरिया यहाँ तक बढ़ाया, देखिए एरिया यहाँ तक बढ़ाया तो स्पीसीज रिचनेस कांस्टेंट है, यहाँ तक एरिया बढ़ाया तो भी स्पीसीज रिचनेस कांस्टेंट है, और आगे एरिया बढ़ाया तो हम इसे यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं समझ सकते। जबकि स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज़ें कांस्टेंट नहीं होने जा रही हैं। आप थोड़ी सी भी एरिया बढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ आपको रिचनेस देखने को मिलेगी। स्ट्रेट लाइन इज़ वेरी वेरी, हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही एक्यूरेट डेटा देता है आपको। आप थोड़ा सा भी एरिया बढ़ाएंगे, देखिए कुछ ना कुछ तो स्पीसीज रिचनेस मिल ही रही है आपको, मतलब आपका जो पॉइंट है वो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। तो हम इसे स्ट्रेट लाइन पे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो Z है, Z को हम लोग क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। कहने का मतलब जब आप एरिया एक्सप्लोर करते हो तो रिग्रेशन कोफिशिएंट बढ़ता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट बढ़ने का मतलब जो स्पीसीज रिचनेस में कमी है वो बढ़ती चली जाती है। अब देखिए
किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए, किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए जो z की वैल्यू है वो रेंज करती है 0.1 से लेके 0.2। z की वैल्यू किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप, चाहे वो आप किसी बर्ड के लिए ले लीजिए, चाहे आप किसी प्लांट के लिए ले लीजिए, वहाँ पे z की वैल्यू हमेशा 0.1 से 0.2 के बीच में ही आएगी फॉर एनी टैक्सोनॉमिकल ग्रुप, फॉर एनी टैक्सोनॉमिकल ग्रुप। इसके अलावा जब आप किसी लार्ज कॉन्टिनेंट की बात करते हैं या एंटायर कॉन्टिनेंट में z की वैल्यू लेंगे, एंटायर कॉन्टिनेंट में z की वैल्यू लेंगे तो वो 0.6 से लेके वो 1.2 तक रेंज करती है, 0.6 से 1.2। क्योंकि देखिए एंटायर, अगर आप किसी टैक्सोनॉमिक ग्रुप के एक छोटे से ग्रुप के लिए अगर आप z की वैल्यू काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे डेटा कुछ अलग होगा। लेकिन अगर आप एंटायर कॉन्टिनेंट मतलब एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, एरिया अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कुछ है कि इम्पॉर्टेंट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इकोसिस्टम में स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में स्पीसीज डाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस क्या है। अब इसको समझने के लिए आप 2-3 चीज़ों को समझने की कोशिश करना। देखिए पहले के जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो इकोलॉजिस्ट का मानना ये था कि किसी भी कम्युनिटी को स्टेबल कम्युनिटी क्यों, हम अभी इम्पॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, किसी भी कम्युनिटी को हम स्टेबल कम्युनिटी क्या कह सकते हैं, स्टेबल कम्युनिटी हम किसे कहेंगे। तो इकोलॉजिस्ट का मानना ये था कि कोई भी ऐसी कम्युनिटी हो जहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी वहाँ की ज़्यादा होगी, ऐसा मानना है इकोलॉजिस्ट का। लेकिन हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि स्टेबल कम्युनिटी हम किसे कहेंगे, इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो क्राइटेरिया, कोई भी कम्युनिटी स्टेबल कब कहलाएगी कि हाँ भाई ये कम्युनिटी एकदम स्टेबल कम्युनिटी है, यहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए उसको हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे। देखिए कोई भी ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे ईयर टू ईयर उसकी प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन लेस होने चाहिए, ठीक है, शुड नॉट शो वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी, फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें समय के साथ प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, स्टेबल कम्युनिटी कहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हम स्टेबल कम्युनिटी किसे कहेंगे, तो ये कम्युनिटी क्या होनी चाहिए, दैट इज रेजिस्टेंट टू, कम्युनिटी शुड बी रेजिस्टेंट टू इनवेजिव स्पीसीज, इनवेजिव एलियन स्पीसीज। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एलियन स्पीसीज यहाँ पे आ गई तो ये कम्युनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। वो क्या होनी चाहिए, एलियन स्पीसीज से लड़ सके, उसके लिए रेजिस्टेंट। जैसे मान लीजिए पार्थेनियम है, कैरेट ग्रास है, वो क्या होता है, अगर आपकी ये क्रॉप है और यहाँ पे पार्थेनियम आ गया तो वो पार्थेनियम इतना तेज़ ग्रो करेगा कि आपकी क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं ग्रो कर पाएगी, क्योंकि जो पार्थेनियम है, कैरेट ग्रास है, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है और वो सारा सॉइल से सारे मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपकी जो क्रॉप है उसको मिनरल वगैरह नहीं मिल पाता है, जिससे आपकी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो पार्थेनियम एक एलियन स्पीसीज़ है, इन्वेजिव स्पीसीज़ है, ठीक है ना, ये बाहर से आया हुआ है। तो
तो आपकी कम्युनिटी स्टेबल तभी कहलाएगी अगर वो एलियन स्पीसीज या इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के लिए क्या हो, रेजिस्टेंस हो, ठीक है, रेजिस्टेंट हो। तीसरी चीज़ क्या है कि थर्ड चीज़ क्या है, दैट शुड बी रेजिस्टेंट टू एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस, किसी भी टाइप की डिस्टर्बेंस के लिए वो क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंट होनी चाहिए। वो डिस्टर्बेंस या तो चाहे वो नेचुरल डिस्टर्बेंस हो, किसी टाइप की नेचुरल डिस्टर्बेंस हो, या फिर वो मैन मेड डिस्टर्बेंस हो, तो इस तरीके से हमारी जो स्टेबल कम्युनिटी है उसके क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए। अब देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेविड टिलमैन। आपसे ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेविड टिलमैन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना एक आउटडोर एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे इन्होंने देखा कि एक एरिया ले लिया इन्होंने, और इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं, ठीक है, वही स्पीसीज स्टेबल होती हैं जिनका बायोमास ज़्यादा है, वो वहाँ की जो स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, और उसके बाद इन्होंने देखा कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा होती है। इन्होंने देखा कि ये जो डेविड टिलमैन ने ये देखा कि अब इन्होंने क्या किया, आउटडोर एक्सपेरिमेंट किया और उसमें इन्होंने ये पाया कि एक छोटा सा एक एरिया इन्होंने लिया और इन्होंने बताया कि जो अगर कोई भी स्पीसीज़ है, ठीक है, वहाँ पे उस एरिया में अगर सीजनल वेरिएशन कम है तो जो बायोमास है वो ज़्यादा होगा, और दूसरी चीज़ है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो दिस इज़ द डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। अब देखिए हम लोग अगला चीज़ ये पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम में स्पीसीज का क्या रोल है। क्या हर एक स्पीसीज इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है? क्या हर एक स्पीसीज का जो इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम में वो सेम है? ठीक है, मैं जितनी चीज़ें बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझना है। हम लोग ये पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम में क्या हर एक जो स्पीसीज है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो सेम है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे पॉल एरलिक करके एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक थ्योरी दिया, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। अब मैं इसको आपको बताऊंगी। पॉपिंग का मतलब थीफिंग, ठीक है, चोरी करना एक तरीके से। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इन्होंने बताया कि चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जो एरोप्लेन है उसको इकोसिस्टम मान लीजिए। तो मान लीजिए ये एक एरोप्लेन है, ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। ये आपका एक एरोप्लेन है, ठीक है, ये एक एरोप्लेन है और एरोप्लेन को मान लीजिए ये क्या है, आपका एक इकोसिस्टम है। तो एरोप्लेन को आप मान लीजिए इकोसिस्टम, इसको आपने इकोसिस्टम मान लिया। अब इन्होंने बताया कि जो एयरप्लेन है उसमें जितने भी रिवेट्स लगे हुए हैं, रिवेट्स आप जानते होंगे, सीट्स के नीचे हर जगह जो चीज़ों को कसने के लिए, एक तरीके से जैसे आप जीन्स वगैरह पहनते हैं तो जीन्स के पॉकेट के पास में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, उसको हम लोग रिवेट कहते हैं, ठीक है। तो रिवेट जो है हर जगह रिवेट इस तरीके से लगे होते हैं। तो इसको मान लीजिए जो रिवेट्स हैं उसको मान लीजिए स्पीसीज है, ठीक है। तो एरोप्लेन को आपने इकोसिस्टम मान लिया और रिवेट को आपने स्पीसीज मान लिया। अब इन्होंने कहा कि हर एक पैसेंजर एरोप्लेन से उतरता है और अपने सीट के पास के रिवेट को चुरा के लेके चला जाता है, ठीक है।
ठीक है, तो क्या इससे एरोप्लेन की सेफ्टी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? सेफ्टी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा उतना ज़्यादा जितना हम सोच रहे हैं, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड एक टाइम ऐसा आएगा कि एरोप्लेन से जब ज़्यादा से ज़्यादा रिवेट्स निकलना शुरू हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज कंपेयर करते रहेगा, तो क्या होगा, प्लेन जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलिए, प्लेन की जो उड़ान है हम कह सकते हैं उसमें अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए किसी पैसेंजर ने इसके जो विंग है वहाँ के रिवेट को उखाड़ना शुरू कर दिया, इसका जो विंग है, प्लेन का जो विंग है वहाँ से रिवेट निकालना शुरू कर दिया, तो प्लेन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, उसका विंग जो है वो उखड़ जाएगा और प्लेन क्रैश हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस रिवेट इज मोर इम्पॉर्टेंट, इसका इकोसिस्टम में इस रिवेट का इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इन सारे रिवेट्स के। ठीक है, तो इस रिवेट को हम लोग कहते हैं की, मतलब जो की स्पीसीज होती हैं इकोसिस्टम में, अगर जो की स्टोन या की स्पीसीज होती हैं इकोसिस्टम की, अगर वो इकोसिस्टम से हट जाएं, अगर वो इकोसिस्टम से डिस्ट्रॉय हो जाएं या रिमूव हो जाएं, तो इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोगों को अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारा अगला टॉपिक होगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए, यहाँ पे भी हमें कुछ डेटा पढ़ने हैं, यहाँ पे भी हमें कुछ डेटा कंसीडर करना है। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट 2004 के डेटा के हिसाब से इन 500 ईयर्स, लास्ट 500 ईयर्स, इन पास्ट 500 ईयर्स कह लीजिए, 500 ईयर्स में से 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं। ठीक है ना, 784 स्पीसीज। दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पास्ट 500 ईयर्स जो है उनमें 784 स्पीसीज क्या हुए हैं, एक्सटिंक्ट हुए हैं, जिसमें से 338 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स के हैं, 359 स्पीसीज जो है वो वर्टिब्रेट्स के हैं, और 87 स्पीसीज आपके प्लांट्स के हैं। तो चलिए, आपको एनिमल का पूछ सकता है, एनिमल्स का पूछ सकता है, तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे। और ये किसका डेटा है, प्लांट्स का। तो आपसे पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट 2004 जो टोटल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई उसकी काउंटिंग आपको बताना है, एनिमल की काउंटिंग बताना है, तो इन दोनों को आप जोड़ के बताएंगे, प्लांट की काउंटिंग आप बताएंगे। तो ये से सारे डेटा आपको याद रहने चाहिए। लास्ट 20 ईयर्स में, लास्ट 20 ईयर्स अलोन इसमें 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं। लास्ट 20 ईयर्स में ही 27 स्पीसीज क्या हुई हैं, एक्सटिंक्ट हुई हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके NCERT में दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है आपका, दैट इज द आपका ये हो गया क्वागा। ये एक क्या है, ज़ेब्रा है, ये एक्सटिंक्ट हुआ है अफ्रीका से। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हुआ है अफ्रीका से। डोडो ये एक्सटिंक्ट हुआ है मॉरिशस से। ठीक है, इसके अलावा थाइलेसाइन ये आपका मार्सुपियल है, कंगारू है। ठीक है, मार्सुपियल है। ये ऑब्वियसली ये एक्सटिंक्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसके अलावा स्टीलर्स सी काऊ ये एक्सटिंक्ट हुआ है आपके रसिया से। ठीक है, इसके अलावा 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर,
जिसका नाम है 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, जिसका नाम है बाली, जावन एंड कैस्पियन। ये तीनों भी एक्सटिंक्ट हुए हैं। तो आपको याद रखना है, देखिए क्वागा ये जेब्रा की स्पीसीज है, अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हुआ। डोडो डीएम से याद रख लेंगे या डोमा से याद रख लेंगे। थाइलेसाइन TA थाइमीन एडेनिन के बराबर होता है ना बेस पेयरिंग जब आप करेंगे, तो थाइलिन TA ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलर सी काउ पढ़ने में ही SS आ रहा है रसिया से, ठीक है। और 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर दैट इज द बाली, जावन एंड कैस्पियन, ये भी क्या हुए हैं, एक्सटिंक्ट हुए हैं। ये भी एक्सटिंक्ट हुए हैं, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये डेटा और ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 15,500 स्पीसीज जो हैं, ठीक है, दैट आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। फेसिंग थ्रेट्स ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, ये एक्सटिंक्शन के थ्रेट को फेस कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15,500 स्पीसीज। दिस डेटा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15,500 स्पीसीज आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसमें से अमंग देम जिसमें से 12% बर्ड हैं। 12% क्या है, बर्ड्स हैं। 23% मैमल्स की स्पीसीज हैं। 32% जो है वो एम्फीबियन की स्पीसीज है, एम्फीबियंस की स्पीसीज है। और 31% जो है वो जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज है, जिम्नोस्पर्म्स की स्पीसीज है। दिस डेटा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15,500 स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, जो एक्सटिंक्शन के थ्रेट को फेस कर रही हैं, जिसमें से 12% आपके बर्ड्स हैं, 23% आपके मैमल हैं, 32% आपके एम्फीबियन हैं और 31% आपके क्या हैं, जिम्नोस्पर्म हैं। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये इस चैप्टर में आप लोगों को डेटा बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। डेटा आपको पढ़ना पड़ेगा और इसको याद, इसलिए मैं लेक्चर दे रही हूँ आपको, बस पेन और कॉपी रखना है, सारे डेटा याद कर लेने, मैं साथ में हूँ, ठीक है ना। तो अभी तक देखिए, अभी तक के पूरे जब से अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, देयर आर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन। 5 मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में एक्सटिंक्शन होता है जब, तो उसको हम कहते हैं मास एक्सटिंक्शन। दिस डेटा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये याद रखना है कि 5 जो है वो मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। चलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या कॉज हैं, इसके लिए एक इविल जिसको हम कहते हैं, देयर आर 4 मेजर कॉज जिसको हम कहते हैं इविल क्वार्टेट। इविल क्वार्टेट। पहला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा कॉज क्या है, दैट इज द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। और चौथा है कोएक्सटिंक्शन। ठीक है, अब आप एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे। हैबिटेट लॉस का मतलब है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज।
सबसे बड़ा कॉज यही है। हैबिटेट लॉस का मतलब ये है कि जैसे आप क्या कर रहे हो, आप जंगलों में अपना घर बनाना शुरू कर दिए, जंगलों में खेती करना शुरू कर दिए, जंगलों को ग्रासलैंड बना दिए अपने पेट एनिमल्स के लिए, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो तो माइग्रेट कर जाएंगे या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस। दूसरी चीज़ है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब आप लार्ज एरिया को छोटे छोटे एरिया में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। जो लार्ज एरिया है, लैंड एरिया है, उसको आप तोड़ रहे हो, ठीक है। तो इसके उस वहाँ पे भी जो एनिमल्स हैं वो माइग्रेट कर जाएंगे या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो दिस हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जैसे क्या हुआ, पहले जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट था वो लैंड का टोटल 14% कवर करता था। 14%। मैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात कर रही हूँ, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात कर रही हूँ। ये लैंड का 14%, टोटल जो अर्थ है उसका 14%। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा था। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से अब ये 6% भी नहीं रहा टोटल लैंड एरिया का। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब लालच, ठीक है। व्हेन नीड टर्न इनटू ग्रीड, कहने का मतलब जब आपकी ज़रूरत लालच में बदल जाती है तो आप किसी चीज़ों का दोहन करने लग जाते हो। दोहन का मतलब ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं उसका एग्जाम्पल है आपका पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन एग्जाम्पल याद रखना, और पैसेंजर पिजन। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका स्टीलर्स सी काऊ। स्टीलर्स सी काऊ। तो ये क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तीसरा है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का मतलब ये है, जैसे आपके पार्थेनियम हो गए, ठीक है, पार्थेनियम हो गए, ये जहाँ पे आ गए वहाँ पे पहले से प्रेजेंट जो भी ग्रासेस हैं, क्रॉप हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लैंटाना हो गए, ठीक है, लैंटाना हो गए। आइकॉर्निया हो गए, आइकॉर्निया हो गए, आइकॉर्निया वाटर हाइसिंथ, ये सब क्या हैं, हाइसिंथ। ये सब एलियन स्पीसीज हैं जो पहले से इंडिजिनस स्पीसीज जो वहाँ पे होती हैं, जो वहाँ की घरेलू स्पीसीज होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस जैसे एक इसका एग्जाम्पल है नाइल पर्च फिश, ठीक है। इसको क्या किया गया, इन द लेक ऑफ जो है इन द लेक विक्टोरिया, इन द लेक विक्टोरिया, इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया। नाइल पर्च को लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस कराया गया। तो ये जो है वहाँ पे प्रेजेंट 200 सिचाइल्ड फिश को डिस्ट्रॉय कर दिए। जो उस लेक में पहले से 200 जो सिचाइल्ड फिश हैं उसकी 200 स्पीसीज को डिस्ट्रॉय कर दिए। तो ये क्या है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज भी है, वो है आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीज़न है। को एक्सटिंक्शन को मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि भाई देखिए, जो साथ साथ रहने वाले, जो म्यूचुअलिज्म वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म वाले ऑर्गेनिज्म हैं, वो अगर उनमें से किसी एक का लॉस हो रहा है, एक की डेथ हो रही हो, तो दूसरा भी अपने आप क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे प्लांट, जैसे मैंने पॉलिनेटर और प्लांट का एग्जांपल आपको बताया था कि अगर जैसे ओफ्रिस का एग्जांपल बताया था ना मैंने, कि ओफ्रिस की एक पेटल बिल्कुल फीमेल बी की तरह दिखती है, मेल बी उसको स्यूडो कॉप्यूलेट करता है। तो मान लीजिए कि अगर जो है ये बी की स्पीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो क्या होगा, बी की स्पीसीज अगर कोई एक्सटिंक्ट हो गई, प्लांट पॉलिनेशन का मैं एग्जांपल बता रही हूँ, तो ओफ्रिस का कोई पॉलिनेटर ही नहीं बचेगा, क्योंकि ओफ्रिस बस उसी बी से पॉलिनेट होता है, तो ओफ्रिस को भी एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द डोडो ट्री एंड डोडो बर्ड। डोडो बर्ड देखिए, जो डोडो बर्ड है मॉरिशस से, वो एक्सटिंक्ट हो गया। तो एक ट्री है जिसका नाम डोडो ट्री है। डोडो ट्री उसका नाम इसलिए रखा गया कि उसका सीड तभी जर्मिनेट कर पाता था जब वो डोडो बर्ड उसको खाता था,
और उसको फिर वो क्या करता था, एक्सक्रीट करता था। वो डोडो बर्ड के गट से पास होता था, वहाँ पे कुछ उसमें प्रोसेसिंग होती थी, एंजाइमेटिक एक्शन होता था, तभी वो सीड जर्मिनेट कर पाता था। तो डोडो बर्ड मॉरिशस से एक्सटिंक्ट होने के बाद डोडो ट्री भी एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि अब वो सीड की प्रोसेसिंग जो होती थी वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो ये सब को एक्सटिंक्ट है। जैसे होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट जो होते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि जो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट होते हैं, अगर जो बिल्कुल उनका एक ही होस्ट है उसी से चिपके रहते हैं, अगर होस्ट एक्सटिंक्ट हो रहा है तो पैरासाइट भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन। अब हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ सकते हैं कि हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में देखिए हम लोग इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो देयर आर 2 मेथड। पहला है आपका इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू ऑफ साइट। अब चलिए देखिए, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सीटू का मतलब होता है जो एनिमल जहाँ हैं उनके उसी साइट पे उसको कंजर्व कर देना, ठीक है। और एक्स सीटू का मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से आप उसे कहीं दूर ले जाके कंजर्व करते हैं, ऑफ साइट कंजर्वेशन कहते हैं या एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताने जा रही हूँ, वो एग्जाम्पल आप नोट करना। पहला एग्जाम्पल इन सीटू का, पहला एग्जाम्पल है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा एग्जाम्पल है नेशनल पार्क, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है ना। चौथा एग्जाम्पल है आपका हॉटस्पॉट, और पांचवा एग्जाम्पल है आपका सेक्रेड ग्रुप्स, सेक्रेड ग्रुप्स। सबके नंबर हम लोग एक एक करके देखेंगे। बायोस्फीयर रिजर्वायर 14, नेशनल पार्क 90 है और ये 448 है, ठीक है। डेटा आपको थोड़ा सा हाँ सही है। हॉट स्पॉट इनिशियली हॉट स्पॉट कितने थे, 25 थे, ठीक है। अभी मैं सेक्रेड ग्रुप के बारे में बाद में लिखूंगी। 9 और ऐड होके अभी ये 34 हो गए हैं, 9 और ऐड हुआ अभी ये 34 हो गए इनिशियली। इसको रॉबर्ट सॉरी अर्नेस्ट मेयर ने इसके कॉन्सेप्ट को दिया था, अर्नेस्ट मेयर। हॉट स्पॉट ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, अर्नेस्ट मेयर। इनिशियली 25 थे और अभी 34 हो गए हैं। इंडिया में 3 है, इंडिया में 3 है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडो वर्मा और हिमालय। देयर आर 3 हॉट स्पॉट इन इंडिया, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। अब देखिए हॉट स्पॉट की क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, किसे हम हॉट स्पॉट घोषित कर देंगे। हॉट स्पॉट की क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। पहली क्राइटेरिया हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। स्पीसीज रिचनेस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ हॉट स्पॉट मस्ट शो एंडेमिज्म, एंडेमिज्म का मतलब वहाँ पे एंडेमिक एनिमल्स पाए जाए, एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब वो है ऐसी स्पीसीज दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड या एनीवेयर एल्स हम कह सकते हैं। मतलब ऐसी स्पीसीज जो केवल पर्टिकुलर जगह पे पाई जाए और कहीं भी नहीं पाई जाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो हॉट स्पॉट होने के लिए 2 क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए और वो एंडेमिज्म शो करना चाहिए, मतलब वहाँ पे वो एंडेमिक स्पीसीज पाई जानी चाहिए। कुछ ऐसी स्पीसीज जो केवल वहीं पे प्रेजेंट हो और कहीं पे प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। टाइम देखने दीजिए, चलिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग जल्दी से ख़त्म करने वाले हैं, 2-4 मिनट और। तो ये क्राइटेरिया है कि हॉट स्पॉट के। इसका पहला
ये हो गया बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हॉट स्पॉट्स। और चौथा जो है वो है सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड ग्रुप्स ऐसे रीजन होते हैं, जैसे जंगलों में कुछ ऐसे एरिया बना दिए जाते हैं जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स को क्या करते हैं, कंजर्व किया जाता है। जैसे जंगल है, फॉरेस्ट है, हम वहाँ से उसको कहीं दूर नहीं ले जाएंगे उन एनिमल और प्लांट को, वहीं पे एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे एक एरिया दिख रहा है, उस एरिया को सेक्रेड ग्रुप बना दिया, वहाँ पे जो प्लांट है, वहाँ पे जो स्पीसीज है, उसको उसी जगह पे कंजर्व करना, तभी तो हम इसको इन सीटू में लेके आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ सेक्रेड ग्रुप्स हैं जिनके एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। पहला एग्जाम्पल है आपका खासी एंड जयंतिया हिल। खासी एंड जयंतिया हिल, देखिए ये सब ये पूछ सकता है आपको कि ये है कहाँ, तो ये है आपके मेघालय में, ठीक है ना, ये है आपके मेघालय, चेरापूंजी के आसपास होगा, ठीक है। दूसरा है आपका ये अरावली हिल। अरावली हिल देखिए मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं, अरावली हिल आपका है राजस्थान में, आपको याद करना पड़ेगा, अरावली हिल है आपका राजस्थान में। तीसरा है वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट्स ये है कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और इसके बाद है सरगुजा, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, सॉरी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसके अलावा है, हाँ तो देखिए खासी एंड जयंतिया हिल इन मेघालय, ये सब आपको याद होना चाहिए। अरावली हिल आपका राजस्थान में है, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब आप देखिए मेघालय के सेक्रेड ग्रुप आर द लास्ट रिफ्यूजी फॉर लार्ज नंबर ऑफ ट्री एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। मेघालय में जो आपका सेक्रेड ग्रुप है, वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स और ट्री हैं, थ्रेटेंड प्लांट, जो बस वहीं पे बचे हुए हैं और कहीं भी नहीं हैं। तो मेघालय सेक्रेड ग्रुप इज द लास्ट रिफ्यूजी फॉर द रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स, ठीक है ना। तो ये डेटा आपको याद रखना। अब एक्स-C2 मतलब, एक्स-C2 का मतलब जहाँ अगर आप एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट से कहीं दूर ले जाके प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑफ साइट, उनके साइट से, नेचुरल साइट से उनको अलग ले जाइए। जैसे इसका बॉटेनिकल गार्डन हो गया ना, जूलॉजिकल पार्क हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, म्यूज़ियम वगैरह हो गए, ठीक है, एक्वेरियम हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप मान लीजिए ये वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सफारी हो गए, ठीक है। और आप इसको आप मान सकते हो कि ये जो आपका टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिश्यू कल्चर में भी क्या करते हो आप, अलग अलग जगहों से प्लांट्स को लाके उसको माइक्रो प्रोपगेट करते हो। इसके अलावा एग बैंक हो गया, एग बैंक हो गया, स्पर्म बैंक हो गया, ठीक है। और आपके क्रायो प्रिजर्वेशन हो गए, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गए, सीड बैंक हो गए, ठीक है। ये सब आपके क्या हो गए, एक्स-C2। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखिए अब क्या है, अब लास्ट हम लोग ये पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कितनी मीटिंग्स हुई थी, कितने समिट हुए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पिछले एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि देखिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, देयर शुड नॉट बी एनी पॉलिटिकल बाउंड्री कि आप बस अपने देश का बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करो, हम अपने दे नहीं। बायोडाइवर्सिटी पूरी दुनिया की है, उसको कंजर्व करना हर किसी का जो है हम कह सकते हैं हर किसी की जिम्मेदारी है। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कई समिट किए गए थे। पहला है दैट इज 1992 में एक हिस्टोरिक कन्वेंशन किया गया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट, ठीक है। ये हुआ था आपका रियो दी
जेनेरियो में, रियो दी जेनेरियो, स्पेलिंग गलत हो सकती है। 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था रियो दी जेनेरियो में, ठीक है, जिसमें ये कमिटमेंट करवाया गया था कंट्रीज से कि भाई बायोडाइवर्सिटी का जो है वो सस्टेनेबल यूज़ किया जाएगा। क्योंकि देखिए ज़रूरत तो हमें भी है बायोडाइवर्सिटी का, हम अभी घर बनवा रहे हैं तो हमें लकड़ियाँ चाहिए खिड़की बनवाने के लिए, है कि नहीं। तो लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें ये कमिटमेंट करवाया गया था कि हम उसका सस्टेनेबल यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ करेंगे। फिर उसके 10 साल बाद 2002 में जो अगला कन्वेंशन था वो था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर से वही बात है कि भाई देखिए हम सस्टेनेबल यूज़ करेंगे बायोडाइवर्सिटी का, और इसमें 190 कंट्रीज़ ने कमिटमेंट किया था कि 2010 तक जो है वो हम जो बायोडाइवर्सिटी में जो भी हम कह सकते हैं कि लॉस हो रहा है, ग्लोबल लॉस हो रहा है रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे, हम उसको क्या करेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 समिट आपको याद रखना है, 1992 में और 2002 में, ठीक है। ये हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में शायद है ये, हाँ साउथ अफ्रीका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। आई होप कि आपको ये सारे डेटा आपको पढ़ना है, सारे के सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं जो भी मैंने आपको बताया। यू डोंट नीड टू स्टडी ऑल द पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी, जितना भी मैंने आपको बता दिया है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ओके, तो आप बहुत अच्छे से इन सारे डेटा को पढ़ लीजिए। एक बार मेरे साथ लेक्चर देखते देखते आप पॉइंट अपना लिखते चले जाएंगे, याद हो जाएगा, और दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग जो आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज़ वाला चैप्टर है उसको कवर करेंगे।